तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है टू माई एनिमी बाय लूसी मॉड मॉन्टगोमेरी। तो चलिए हमारी पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारी पोएटेस के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए हमारी पोएटेस के बारे में तो लूसी मॉड मॉन्टगोमेरी इनका जो जन्म है वो 30 नवंबर 1874 कनाडा में हुआ था। दोस्तों वो एक कैनेडियन ऑथर थी। उन्होंने जो है वो 1908 से जो है वो नॉवेल्स, एसेज, शॉर्ट स्टोरीज और पोइट्री लिखना स्टार्ट किया। उनके कुछ फेमस वर्क्स है जैसे कि द ब्लू कैसल, अ टैंगल्ड वेब, स्टोरी गर्ल्स सीरीज, एनी ऑफ ग्रीन गैबल्स सीरीज एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी जो डेथ है वो 24 अप्रैल 1942 कनाडा में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारी पोएटेस के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इस पोएम में हमें क्या बताया गया है, यानी कि इस पोएम का थीम और मैसेज क्या है, ये भी हम थोड़ा बहुत डिटेल में जान लेंगे ताकि आपको पोएम समझते वक्त किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन ना हो कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए आइए हमारी पोएम का थीम और मैसेज भी हम देखते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए इस पोएम के बारे में तो इस पोएम में हमारी जो पोएटेस है वो एक अलग और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया बताती है। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि हमारे जो दोस्त होते हैं, हमारी जो फैमिली होती है या फिर जो लोग हमसे प्यार करते हैं वो हमें लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। लेकिन इस पोएम में हमारी पोएटेस कहती है कि कभी कभी हमारा जो दुश्मन होता है, हमारा जो एनिमी होता है, वो भी हमारी ग्रोथ का रीज़न बन जाता है। पोएम में पोएटेस अपने एनिमी को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसकी नफरत, उसका मजाक और उसकी चैलेंज की वजह से हमारी पोएटेस के अंदर और ज़्यादा मेहनत करने की फीलिंग आई और इसी पुश की वजह से वो लाइफ में और स्ट्रांग बनी और कुछ ज़्यादा अचीव कर पाई। दोस्तों इस पोएम का मेन आइडिया ये है कि लाइफ में जो लोग हमें चैलेंज करते हैं, जो लोग हमसे नफरत करते हैं, वो भी कभी कभी हमें बेटर बनने में हेल्प कर देते हैं, चाहे उनका इंटेंशन कुछ भी हो। तो दोस्तों यही है आज की हमारी इस पोएम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इसे अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारी पोएम की शुरुआती लाइंस है लेट दोज हु विल ऑफ फ्रेंडशिप सिंग एंड टू इट्स गार्डन ग्रेटफुल बी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी सबसे पहली लाइन आती है लेट दोज हु विल ऑफ फ्रेंडशिप सिंग। तो दोस्तों इस लाइन में हमारी जो पोएटेस है वो सिंपल सी बात कह रही है। वो बोल रही है कि जो लोग दोस्ती की तारीफ करना चाहते हैं वो करते रहे। मतलब कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फ्रेंडशिप को बहुत ही स्पेशल मानते हैं और उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। जैसे दोस्ती जो है वो लाइफ को खुश बनाती है, दोस्ती में सपोर्ट मिलता है और दोस्त हमेशा साथ देते हैं। पर हमारी जो पोएटेस है वो उनको रोक नहीं रही है तारीफ करने से। वो बस इतना कह रही है कि अगर किसी को दोस्ती की तारीफ करना अच्छा लगता है तो वो आराम से कर सकता है। यहाँ पर हमारी जो पोएटेस है उनका इंटेंशन ये दिखाना है कि नॉर्मली लोग फ्रेंडशिप को ही सबसे इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन समझते हैं और उसके बारे में ही गाते हैं या फिर उसके बारे में लिखते भी है। पहले जो है वो हमारी पोएटेस ये पॉइंट बोलकर एक नॉर्मल सोच दिखाना चाहती है कि आम लोग क्या सोचते हैं, यानी कि नॉर्मली सब लोगों का सोचना क्या होता है, इस तरीके से वो दिखाना चाहती है ताकि बाद में वो अपना अलग आइडिया बता सके कि उनके हिसाब से मोटिवेशन कहीं और से भी आ सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी इस पहली लाइन का मतलब हुआ। दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइन क्या है तो वो है एंड टू इट्स गार्डन ग्रेटफुल बी। दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड थोड़ा सा अलग है जो कि है गार्डन। दोस्तों इसका मतलब होता है रिवॉर्ड या फिर कोई गिफ्ट जो किसी चीज़ से हमें मिलता है। तो यहाँ पर हमारी जो पोएटेस है वो कह रही है कि जो लोग फ्रेंडशिप की तारीफ करते हैं वो उस जो है वो खुशी और सपोर्ट के लिए थैंकफुल भी रहे जो दोस्ती से उन्हें मिलती है। मतलब अगर किसी को अच्छे दोस्त मिलते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं, उसके साथ खड़े रहते हैं, बुरी सिचुएशन में उसका साथ देते हैं, तो उसके लिए थैंकफुल होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। हमारी जो पोएटेस है वो यहाँ पर किसी की बात को गलत नहीं बोल रही है, बल्कि वो ये कह रही है कि हाँ, दोस्ती से जो अच्छी चीज़ें मिलती है उनके लिए ग्रेटफुल रहना, थैंकफुल रहना बिल्कुल ही नॉर्मल बात है, बिल्कुल ही ठीक बात है। लेकिन हमारी पोएटेस का हिडन आइडिया ये है कि अभी तक लोग जो है वो दोस्ती की पावर की बात करते आए हैं, पर हमारी जो पोएटेस है वो आगे चलकर दिखाएंगी कि कभी कभी दुश्मन भी उतना ही या फिर उससे ज़्यादा हमें आगे बढ़ने का रीज़न दे सकता है। यानी कि ये जो लाइन्स अभी जो हमने पढ़ी है, यानी कि जो दो शुरुआती लाइन्स है, ये बस एक स्टार्टिंग है जिससे हमारी पोएटेस नॉर्मल थिंकिंग को शो करना चाहती है कि लोग क्या सोचते हैं दोस्ती के बारे में या फिर दुश्मनों के बारे में। यानी कि हमारी पोएटेस का मानना है कि दुश्मन हमें ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और नॉर्मल लोगों का सोचना है कि जो लोग हमसे प्यार करते हैं, हमसे दोस्ती करते हैं, वो हमें ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से या फिर हमारी जो पोएटेस है वो फ़र्क दिखाना चाहती है बेसिकली। तो आई होप आपको इन दो लाइन्स का मतलब अच्छे से समझ आ चुका होगा। दोस्तों आगे हमारी पोएटेस कहती है
बट आई अ लिरिक गार्लैंड ब्रिंग टू क्राउन दी ओ माई एनिमी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी सबसे पहली लाइन है बट आई अ लिरिक गार्लैंड ब्रिंग। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो शब्द है बट, इससे हमारी जो पोइटेस है वो अपनी बात को थोड़ा अलग ही डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रही है। पहले उन्होंने बोला था कि कुछ लोग दोस्ती की तारीफ करते हैं, लेकिन अब वो कह रही है कि मैं कुछ अलग करने वाली हूँ। दोस्तों लिरिक का क्या मतलब होता है? लिरिक का मतलब होता है गाना, या फिर हमारी जो पोएम्स की लाइन होती है उसे हम लिरिक कह सकते हैं। और गार्लैंड का मतलब होता है फूलों की माला, जो किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए या फिर कुछ सेलिब्रेट करने के लिए पहनाई जाती है। तो हमारी जो पोइटेस बोलती है आई अ लिरिक गार्लैंड ब्रिंग, तो इसका मतलब है कि मैं अपनी पोयम को एक फूलों की माला की तरह लेकर आ रही हूँ। मतलब हमारी जो पोइटेस है वो अपनी पोयम के थ्रू किसे रिस्पेक्ट देने वाली है। यहाँ पर हमारी पोइटेस ने अपनी पोयम को क्या बोला है? तो फूलों की माला बोला है। यानी कि यहाँ पर हमारी पोइटेस ने अपनी पोयम को माला जैसा बताया, क्योंकि माला देना एक सिंबल होता है किसी को ऑनर देने का, किसी को इज्जत देने का, रिस्पेक्ट देने का। तो इस लाइन में हमारी पोइटेस का इंटेंशन ये दिखाना है कि वो अपनी पोयम के थ्रू किसी को प्रेज करने वाली है, किसी की तारीफ करने वाली है। जैसे किसी को फूलों की माला देकर उसकी तारीफ की जाती है, उसका सम्मान किया जाता है, उस तरीके से। तो इस एक लाइन का यही मतलब होता है कि हमारी जो पोइटेस है वो अपनी पोयम को माला की तरह देख रही है और वो किसी को उस पोयम के जरिए मतलब कि रिस्पेक्ट देना चाहती है। दोस्तों इसके बाद है टू क्राउन दी ओ माई एनिमी। दोस्तों इस लाइन में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी ये जो पोइटेस है, जो अभी हमने बात की थी कि हमारी पोइटेस अपनी पोयम को माला की तरह समझ रही है, तो ये जो माला है वो हमारी पोइटेस किसी दोस्त को नहीं बल्कि अपने दुश्मन को देना चाहती है, एनिमी को देना चाहती है। यहाँ पर क्राउन का मतलब होता है सिर पर रखकर ऑनर देना, जैसे कि हम किसी को ताज पहनाते हैं, किसी की इज्जत करते हैं कुछ सिर पर डालकर, तो उस तरीके से मतलब कि सिर पर रखकर ऑनर देना उसे हम क्राउन कहते हैं। जैसे कि किंग या फिर विनर को क्राउन दिया जाता है, उस तरीके से। तो यहाँ पर हमारी जो पोइटेस है वो कह रही है कि मैं अपनी पोयम की माला तुम्हें क्राउन करना चाहती हूँ, मेरे एनिमी यानी कि मेरे दुश्मन, मैं तुम्हें क्या करना चाहती हूँ? तो अपनी पोयम के जरिए तुम्हें इज्जत देना चाहती हूँ, तुम्हारा सम्मान करना चाहती हूँ। मतलब वो अपने दुश्मन को रिस्पेक्ट देने जैसा काम कर रही है। दोस्तों ये थोड़ा सरप्राइजिंग लग सकता है, क्योंकि नॉर्मली कोई भी अपने दुश्मन को ऑनर नहीं देता है, कोई भी अपने दुश्मन को इज्जत से नहीं देखता है। लेकिन हमारी पोइटेस का इंटेंशन यहाँ पर यह दिखाना है कि उनका जो एनिमी है वो भी उनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अहम यानी कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे पोयम में ये बात क्लियर होती है कि एनिमी की नफरत और चैलेंज की वजह से हमारी पोइटेस और ज़्यादा मेहनत कर पाई और लाइफ में आगे बढ़ पाई। इसलिए हमारी जो पोइटेस है उस एनिमी को एक तरह से क्रेडिट दे रही है कि जैसे कह रही हो कि तुम्हारी वजह से मैं बेटर बन पाई हूँ। इसलिए ये जो पोयम है वो तुम्हारे लिए एक माला जैसी है, जो मैं तुम्हें ऑनर करने के लिए यानी कि सम्मान करने के लिए दे रही हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर इन दो लाइन्स में हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारा सेकेंड स्टैंजा आता है, थैंक्स एंडलेस थैंक्स टू दी आई ओ फॉर दैट माई लाइफ लॉन्ग जर्नी थ्रू। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी इन दो लाइन्स में सबसे पहली लाइन आती है थैंक्स एंडलेस थैंक्स टू दी आई ओ। तो दोस्तों इस लाइन में हमारी जो स्पीकर है वो अपने एनिमी को, अपने दुश्मन को बार बार थैंक यू बोल रही है। जब वो कहती है कि थैंक्स एंडलेस थैंक्स, तो इसका सिंपल आइडिया ये है कि वो बहुत ज़्यादा थैंक यू बोल रही है, इतना ज़्यादा शुक्रिया कर रही है कि कभी ख़त्म ही ना हो। हमारी पोइटेस ये दिखाना चाहती है कि वो सिर्फ नॉर्मल थैंक यू नहीं बोल रही है, बल्कि दिल से और बार बार थैंक यू बोल रही है। फिर वो कहती है कि टू दी आई ओ, यहाँ पर दी का मतलब होता है तुम्हें। तुम्हें यानी कि कौन, किसको बोला जा रहा है? तो एनिमी को यानी कि दुश्मन को। और ओव का मतलब होता है कि मैं तुम्हारा यानी कि एहसान मानती हूँ, यानी कि तुम्हारी वजह से मुझे कुछ मिला है, यानी कि मैं तुम्हारी क्या हूँ तो आभारी हूँ, इस तरीके का यहाँ पर एक सेंस है। तो पूरी लाइन का सिंपल आइडिया क्या निकल कर आता है? तो हमारी जो स्पीकर है वो अपने एनिमी को यानी कि अपने दुश्मन को बोल रही है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान मानती हूँ और तुम्हें बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती हूँ, यानी कि तुम्हारा एंडलेस करती हूँ। तो हमारी पोइटेस का इंटेंशन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट दिखाना है कि नॉर्मली कोई भी अपने दुश्मन को ब्लेम करता है, उसको इज्जत नहीं देता, उससे झगड़े करेगा या फिर और कुछ करेगा, पर यहाँ पर हमारी जो स्पीकर है वो उसे थैंक यू बोल रही है। इससे हमारी जो पोइटेस है वो दिखाना चाहती है कि दुश्मन की वजह से भी लाइफ में कुछ अच्छा यानी कि बेटर हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस एक लाइन का मतलब समझाया गया है। अब दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइन है फॉर दैट माई लाइफ लॉन्ग जर्नी थ्रू। तो दोस्तों इस लाइन में हमारी जो स्पीकर है वो पूरी अपनी लाइफ की जर्नी की बात कर रही है। लाइफ लॉन्ग जर्नी का सिंपल मतलब है पूरी ज़िंदगी का सफ़र, यानी कि बचपन से लेकर बड़े होने तक जो भी अनुभव आते हैं, स्ट्रगल्स आते हैं, उनको यहाँ पर लाइफ लॉन्ग जर्नी कहा गया है। तो जब हमारी स्पीकर बोलती है माई लाइफ लॉन्ग जर्नी थ्रू, तो वो ये हिंट दे रही है कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ के सफ़र में उस एनिमी को भी बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा है, यानी कि उस दुश्मन ने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मतलब कि लाइफ में जो भी चैलेंजेस, कॉम्पिटिशन
अपोजिशन या फिर प्रॉब्लम उस दुश्मन की वजह से आए हैं, उन्होंने हमारे स्पीकर को आगे बढ़ने में मदद की है, हेल्प की है। यानी कि हमारी पोइटिस की बहुत ज़्यादा मदद किसने की है, तो एनिमी ने की है, दुश्मन ने की है। तो हमारी पोइटिस का इंटेंशन है ये दिखाना कि कभी कभी लाइफ का जो सफ़र है वो ईजी नहीं होता है, पर जो लोग हमें चैलेंज करते हैं वही हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रांग भी बनाते हैं। इसलिए हमारी जो पोइटिस है वो फील करती है कि उनकी पूरी लाइफ की जर्नी में उस एनिमी ने इनडायरेक्टली उनको बहुत ही पुश किया है और ग्रो करने में हेल्प की है, और इसी वजह से वो इनको बार बार जो है वो मतलब कि थैंक यू बोल रही है, किसको, तो अपने एनिमी को। तो इस तरीके से इस एक लाइन में हमें समझाया गया है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारी अगली लाइंस की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइंस आती है, दाइन ऑनेस्ट हेट हैज डन फॉर मी व्हाट लव परचांस हैड फेल्ड टू डू। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो सबसे पहली लाइन है, दाइन ऑनेस्ट हेट हैज डन फॉर मी। तो दोस्तों इस लाइन में हमारी जो स्पीकर है वो अपने तुम्हारी जो सच्ची नफरत थी उसने मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट काम किया है। यहाँ पर दाइन का मतलब होता है तुम्हारी, और ऑनेस्ट हेट का मतलब होता है सीधी और सच्ची नफरत। मतलब एनिमी ने अपनी फीलिंग्स कभी भी छुपाई नहीं, उसने जो है वो क्लियरली दिखाया कि वो हमारी स्पीकर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। अब नॉर्मली अगर कोई भी हमें हेट करे, हमें ना पसंद करे, तो हम भी उसे डिसलाइक करते हैं, हमें बुरा लगता है। पर हमारी जो पोइटेस है वो यहाँ पर एक अलग ही पॉइंट समझा रही है। हमारी जो पोइटेस है वो कह रही है कि तुम्हारी इस नफरत की वजह से मुझे लाइफ में कुछ ऐसा मिला है, या फिर मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो शायद कभी हो ही नहीं पाता। तो इस लाइन में हमारी पोइटेस का इंटेंशन ये दिखाना है कि कभी कभी जो लोग हमें डिसलाइक करते हैं उनकी वजह से हम और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं। उनकी नफरत एक तरह से हमें पुश करती है, मोटिवेट करती है, और ये समझाती है, मतलब हमारे अंदर ये फीलिंग लाती है कि मैं प्रूव करके दिखाऊंगा या फिर दिखाऊंगी कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर इस एक लाइन में हमें समझाया गया है। तो दोस्तों आगे हमारी पोइटेस क्या कहती है, वॉट लव परचांस हैड फेल टू डू। दोस्तों यहाँ पर इस लाइन में एक वर्ड थोड़ा सा अलग है, वो है परचांस। दोस्तों परचांस का मतलब होता है शायद या फिर हो सकता है, यानी कि इस वर्ड में शायद वाला सेंस है। अब पूरी लाइन का आइडिया क्या है, तो वो ये है कि जो काम तुम्हारी नफरत ने कर दिया शायद वो किसी का प्यार नहीं कर पाता। जैसे कि हमारी पहली वाली लाइन से इसे रिलेट करके देखो तो यहाँ पर क्या बताया गया है, दाइन ऑनेस्ट हेट हैज डन फॉर मी व्हाट लव परचांस हैड फेल टू डू। मतलब कि तुम्हारी जो सच्ची, यानी कि वो जो ऑनेस्ट हेट थी मेरे लिए, यानी कि जो सच्ची नफरत थी, उसने वो काम कर दिखाया जो शायद कभी कोई प्यार नहीं कर सकता था। मतलब अगर लोग सिर्फ स्पीकर के लिए प्यार करते, उनको प्यार दिखाते, उनको कंफर्ट देते, उनको हमेशा सपोर्ट करते, तो हो सकता है कि हमारी जो पोइटेस है वो इतना पुश फील ना करती कभी भी। पर ये जो दुश्मन की हेट है और चैलेंज है उसकी वजह से जो है वो हमारी पोइटेस के अंदर एक स्ट्रांग फीलिंग आई कि मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। तो हमारी पोइटेस का इंटेंशन ये दिखाना है कि कभी कभी अपोजिशन या फिर क्रिटिसिज्म हमें ज़्यादा मोटिवेट करता है कंपेयर टू सिर्फ प्यार और सपोर्ट के। इसलिए हमारी जो स्पीकर है वो बोल रही है कि तुम्हारी नफरत ने मुझे इतना पुश किया कि मैं आज बेटर बन गई हूँ, और शायद इतना पुश मुझे सिर्फ प्यार से कभी भी नहीं मिल पाता। तो इस तरीके से यहाँ पर इन दो लाइन्स में हमें समझाया गया है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारी अगले स्टांजा की ओर। अब दोस्तों हमारे अगले स्टांजा में हमें बताया गया है, आई हैड नॉट स्केल्ड सच वियरी हाइट्स बट दैट आई हेल्ड द स्कॉन इन फियर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी इन दो लाइंस में से सबसे पहली लाइन आती है, आई हैड नॉट स्केल्ड सच वियरी हाइट्स। तो दोस्तों इस लाइन में हमारी पोइटेस अपनी लाइफ की सक्सेस और स्ट्रगल की बात कर रही है। स्केल्ड का मतलब होता है चढ़ जाना या फिर ऊपर तक पहुंचना, बेसिकली जैसे कोई पहाड़ चढ़कर बिल्कुल टॉप पर, बिल्कुल पीक पर पहुंच जाता है, उस तरीके से। और वियरी हाइट्स का मतलब होता है ऐसी ऊंचाइयां जहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल और थकाने वाला काम होता है। तो जब हमारी पोइटेस बोलती है आई हैड नॉट स्केल्ड सच वियरी हाइट्स, तो वो कह रही है कि मैं इतनी बड़ी सक्सेस या फिर इतनी ऊंचाई तक शायद कभी भी पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि वहां तक पहुंचना बहुत ही ईजी नहीं होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, स्ट्रगल करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारी पोइटेस लाइफ को एक पहाड़ चढ़ने जैसा इमेजिन कर रही है, जहाँ पर टॉप तक पहुँचना हार्ड होता है। उनका इंटेंशन ये दिखाना है कि उनकी लाइफ में जो अचीवमेंट्स आई है वो सिंपल तरीके से नहीं आई या फिर इजी तरीके से नहीं आई है, बल्कि उसके पीछे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न था जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए पुश करता था। और वो रीज़न क्या था, तो उनका एनिमी था, यानी कि उनका दुश्मन था, जो हर पल उन्हें सताता था कि मुझे उस मतलब कि कुछ उसे करके दिखाना है, मुझे अपने आप को प्रूव करना है। तो यही एक वो चीज़ थी जो हमारी पोइटेस को जो है वो आगे बढ़ने में मदद करती थी। आगे क्या बताया गया है, बट दैट आई हेल्ड द स्कॉन इन फियर।
तो दोस्तों इस लाइन में हमारी पोएटेस बता रही है कि उन्हें पुश किस चीज़ ने किया, यानी कि किस चीज़ ने उनको मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर दाय का क्या मतलब होता है? दाय का मतलब होता है तुम्हारा, और स्कॉन का मतलब होता है कि जब कोई तुम्हें बहुत ही नीचा समझता है, तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देता या फिर तुम्हें डांटता फटकारता है, तुम्हारा तुमको क्रिटिसाइज करता है, भला बुरा कहता है, अपमानित करता है, तो उसे हम स्कॉन करना कहते हैं। और आगे हेल्ड इन फियर का मतलब होता है अंदर ही अंदर से, मतलब कि डर या फिर टेंशन फील करना। तो पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ? तो पूरी लाइन का मतलब ये है कि हमारी जो पोइटेस है उनको अपने एनिमी की इंसल्ट और डिसरिस्पेक्ट का डर था। उन्हें लगता था कि अगर वो लाइफ में कुछ अचीव नहीं करेगी तो उनका जो एनिमी है वो उन्हें और ज़्यादा नीचा दिखाएगा और उनका मजाक बनाएगा। इसी डर की वजह से हमारी पोइटेस क्या करती थी, तो और भी ज़्यादा मेहनत करती रही और आगे बढ़ती रही। तो यहाँ पर हमारी पोइटेस का इंटेंशन ये दिखाना है कि कभी कभी दुश्मन की जो इंसल्ट होती है या फिर कभी कभी जो दुश्मन हमें चैलेंज करता है वो भी एक स्ट्रॉन्ग पुश बन जाता है, हमारे लिए मोटिवेशन बन जाता है, जो भी इंसान को रुकने नहीं देता या फिर उससे और ज़्यादा ऊपर तक पहुंचने के लिए मोटिवेट करता है। मतलब उनकी सक्सेस के पीछे सिर्फ किसी की खुशी या फिर किसी का सपोर्ट नहीं था, बल्कि एक एनिमी का चैलेंज भी बहुत बड़ा रीज़न था। तो इस तरीके से यहाँ पर इन दो लाइंस में हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइंस आती है, एंड नेवर किनेस्ट ल्योर माइट मैच द सटल गोडिंग ऑफ दाई स्नियर। तो दोस्तों इस लाइन में हमारी पोइटेस ये कहना चाह रही है, सबसे पहली जो लाइन है हमारी, एंड नेवर किनेस्ट ल्योर माइट मैच। तो इस लाइन में हमारी पोइटेस ये कहना चाह रही है कि दुनिया की जो सबसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन या फिर लालच जो है वो भी उतना पावरफुल नहीं था जितना कुछ और था जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए हमेशा पुश करता था। यहाँ पर किनेस्ट ल्योर का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, या फिर ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ही स्ट्रांगली अपनी तरफ आपको खींच ले। जैसे कोई रिवॉर्ड हो सकता है, कोई तारीफ हो सकती है, या फिर कोई अच्छी चीज़ मिलने का प्रॉमिस भी हो सकता है। मतलब अगर हमारी पोइटेस को कोई बोले कि अगर तुम मेहनत करोगी तो तुम्हें बहुत ही अच्छा नाम मिलेगा, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हें अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो चीज़ उतनी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन नहीं बन पाती। हमारी पोइटेस का इंटेंशन ये दिखाना है कि सिर्फ किसी को इनाम देकर या फिर प्रेज या फिर अच्छी चीज़ का लालच हमेशा इंसान को इतना पुश नहीं करता है जितना कभी कभी किसी की चैलेंज या फिर किसी का इंसल्ट उसे पुश कर देता है, मोटिवेट कर देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस एक लाइन में हमें समझाया गया है। देन इसके बाद है द सटल गोडिंग ऑफ दाई स्नियर। हमारी दूसरी लाइन है द सटल गोडिंग ऑफ द स्नेयर। तो इस लाइन में हमारी पोइटेस क्या बताना चाहती है, तो वो ये बताना चाहती है कि उन्हें जो है वो असली पुश किस चीज़ से मिला है, यानी कि किस चीज़ से उन्हें मोटिवेशन आया है। तो यहाँ पर जो स्नियर है उसका मतलब होता है ऐसी स्माइल या फिर ऐसा एक्सप्रेशन किसी का जिसमें किसी को नीचा दिखाया जाता है या फिर मजाक बनाया जाता है। यानी कि जैसे हम जो है वो किसी को ताना मारते हुए थोड़ा सा हंसते हैं, थोड़ा सा स्मर्क करते हैं, तो उस टाइप के एक्सप्रेशन को यहाँ पर स्नियर कहा गया है। और गोडिंग का मतलब होता है बार बार चुभने वाली बात जो किसी को कोई एक्शन लेने पर मजबूर कर दे। और सटल का मतलब होता है सीधा नहीं पर धीरे से फील होने वाली कोई चीज़। तो इस पूरी लाइन का सिंपल आइडिया ये है कि एनिमी का वो जो हल्का सा मजाक उड़ाने वाला या फिर नीचा दिखाने वाला जो एक्सप्रेशन होता था वो हमारी पोइटेस को अंदर से चुभ जाता था, और वही चुभन उन्हें और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट करती थी। हमारी पोइटेस का इंटेंशन ये दिखाना है कि एनिमी की इंसल्ट या फिर मजाक ने उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जगाई कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है, और वही फीलिंग उन्हें आगे बढ़ाती रही। इसलिए वो कह रही है कि ये जो एनिमी की स्नियर थी, यानी कि वो नीचा दिखाने वाली जो स्माइल थी, वो किसी भी रिवॉर्ड से या फिर किसी भी तारीफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन थी मेरे लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर इन दो लाइंस में हमें समझाया गया है। अब दोस्तों हमारे अगले स्टांजा की लाइंस है, दाइन एंगर स्ट्रक फ्रॉम मी अ फायर दैट पर्ज ऑल डल कंटेंट अवे। तो हमारी सबसे पहली लाइन आती है, दाइन एंगर स्ट्रक फ्रॉम मी अ फायर। दोस्तों इस लाइन में हमारी पोइटेस अपने एनिमी से कह रही है, अपने दुश्मन से कह रही है कि तुम्हारे गुस्से ने मेरे अंदर एक आग जगा दी। यहाँ पर दाइन एंगर का मतलब होता है तुम्हारा गुस्सा, और स्ट्रक फ्रॉम मी अ फायर का सिंपल आइडिया है कि मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी या फिर जज्बा पैदा हो गया। यहाँ पर फायर जो है वो कोई रियल आग नहीं है, बल्कि एक अंदर की स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जो इंसान को कुछ बड़ा करने के लिए पुश करती है। मतलब जब एनिमी ने गुस्सा दिखाया या फिर हमारी पोइटेस के साथ बुरा बिहेव किया, तो हमारी पोइटेस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आ गया कि अब मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि मैं वीक नहीं हूँ। हमारी पोइटेस का इंटेंशन ये दिखाना है कि एनिमी का जो गुस्सा है वो उनके लिए नेगेटिव नहीं बना, बल्कि उन्होंने जो है वो उनके अंदर एनर्जी और हिम्मत जगा दी जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए पुश करती रही, यानी कि उनको मोटिवेट करता रहा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इस पहली लाइन में हमें क्या समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारी सेकेंड लाइन आती है, दैट पर्ज ऑल डल कंटेंट अवे। दोस्तों इस लाइन में एक वर्ड थोड़ा सा अलग है जो कि है पर्ज। दोस्तों पर्ज का सिंपल मतलब होता है साफ कर देना, हटा देना या फिर मिटा देना। और डल कंटेंट का मतलब होता है ऐसा सिंपल और लेजी फीलिंग जिसमें इंसान बस ठीक ठाक रहकर खुश हो जाता है और आगे बढ़ने की ज़्यादा कोशिश नहीं करता।
तो जब हमारी पोएटेस बोलती है दैट पर्ज ऑल डल कंटेंट अवे, तो इसका आइडिया ये है कि उस दुश्मन की वजह से जो अंदर की आग जली, उसने जो है वो उसके अंदर की जो लेजीनेस है और वो जो बस थोड़ा सा मिलने पर खुश हो जाने वाली जो फीलिंग होती है ना, वो हटा दिया हमारी पोएटेस के अंदर से। मतलब हमारी जो पोएटेस है वो पहले शायद नॉर्मल लाइफ से सेटिस्फाई हो जाती थी, पर जैसे ही उसने उनको जो है वो दुश्मन ने चैलेंज किया, उसकी वजह से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे और ज़्यादा बेटर करना है और अब आगे बढ़ना है, मुझे अपने आप को प्रूव करना है कि मैं वीक नहीं हूँ। तो हमारी पोएटेस का इंटेंशन यहाँ पर ये दिखाना है कि कभी कभी लाइफ में जो लोग हमें चैलेंज करते हैं वो हमें लेजी या फिर कंफर्टेबल रहने से बाहर निकाल देते हैं, और इसी वजह से हम अपने लाइफ में ज़्यादा ग्रो कर पाते हैं, ज़्यादा सक्सेसफुल बन पाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इन 2 लाइंस में हमें समझाया गया है। तो दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइंस आती है, आर मॉर्टल स्ट्राइव टू मी हैज़ बीन अनफ्लैगिंग स्पर फ्रॉम डे टू डे। तो हमारी सबसे पहली लाइन आती है, आर मॉर्टल स्ट्राइव टू मी हैज़ बीन। तो दोस्तों इस लाइन में हमारी जो पोएटेस है वो अपने और अपने एनिमी के बीच जो लगातार टेंशन और टकराव था उसकी बात कर रही है। यहाँ पर मॉर्टल स्ट्राइव का मतलब होता है कि हम दोनों के बीच जो भी चलने वाली जो स्ट्रॉन्ग फाइट या फिर टकराव है उसे यहाँ पर मॉर्टल स्ट्राइव कहा गया है, यानी कि एक तरीके से झगड़ा या फिर टकराव या फिर जो भी मतलब की रिक्ट है उसे यहाँ पर मॉर्टल स्ट्राइव कहा गया है। ये कोई फिजिकल फाइट है ऐसा ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये सोच की फाइट हो सकती है, फीलिंग्स की फाइट हो सकती है, या फिर एटीट्यूड का क्लैश भी हो सकता है। मॉर्टल यहाँ पर बस इतना दिखाता है कि ये रियल लाइफ का सीरियस कन्फ्लिक्ट था, बस कोई छोटी सी बात नहीं थी। तो यहाँ पर हमारी पोएटेस ये कह रही है कि मेरे और तुम्हारे बीच जो ये लगातार क्लैश और टेंशन थी ना, उसका मेरी लाइफ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पड़ा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग असर पड़ा है। यानी कि हमारी पोएटेस का इंटेंशन यहाँ पर ये दिखाना है कि एनिमी के साथ जो ये स्ट्रगल चल रहा था वो बस प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि उस स्ट्रगल ने उनकी लाइफ को शेप भी किया था। तो इस तरीके से इस एक लाइन में हमें समझाया गया है। देन हमारी दूसरी लाइन आती है, अनफ्लैगिंग स्पर फ्रॉम डे टू डे। दोस्तों इस लाइन में 2 वर्ड समझना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि है अनफ्लैगिंग। सबसे पहला है अनफ्लैगिंग। दोस्तों इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कभी रुकती नहीं है या फिर कभी कम नहीं होती है, और स्पर का मतलब होता है पुश या फिर मोटिवेशन, जो किसी को आगे बढ़ने के लिए फोर्स करती है। तो जब हमारी पोएटेस बोलती है अनफ्लैगिंग स्पर फ्रॉम डे टू डे, तो इसका सिंपल आइडिया ये है कि एनिमी के साथ जो उनका विवाद था, जो कन्फ्लिक्ट था, वो उन्हें रोज़ रोज़ आगे बढ़ने के लिए पुश करता था। मतलब हर दिन उनके अंदर एक फीलिंग आती थी कि मुझे और मेहनत करनी है और बेटर बनना है। तो इससे हमारी पोएटेस का इंटेंशन यहाँ पर ये दिखाना है कि एनिमी के साथ जो स्ट्रगल चल रही थी वो कभी ना रुकने वाली मोटिवेशन बन गई, यानी कि हर दिन वही चैलेंज उन्हें एक्टिव, फोकस्ड और स्ट्रांग बनाता रहता था। और इसी वजह से हमारी जो पोएटेस है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाई है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाई है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन 2 लाइन्स में हमें समझाया गया है। अब दोस्तों इसके बाद हमारी पोएटेस कहती है, एंड दस वाइल ऑल द वर्ल्ड में लॉर्ड द गिफ्ट ऑफ लव एंड लॉयल्टी। दोस्तों इस लाइन में हमारी पोएटेस अपनी बात को पिछली बातों से जोड़ रही है। यहाँ पर बताया गया है एंड दस। दोस्तों इसका सिंपल मतलब है कि इसी वजह से या फिर इसी तरह से, मतलब अब तक जो उन्होंने बताया कि एनिमी की इंसल्ट, एनिमी की हेट, उनका चैलेंज, उन्होंने जो है वो आगे बढ़ाने में मदद किया है, पुश किया है हमारी पोएटेस को। उसी बात को ध्यान में रखते हुए अब वो नेक्स्ट आइडिया बोल रही है। यहाँ पर ऑल दी वर्ल्ड का मतलब होता है सारी दुनिया के लोग, और लॉर्ड का मतलब होता है तारीफ करना या फिर प्रेज करना। तो हमारी पोएटेस कह रही है कि जब दुनिया के लोग किसी चीज़ की तारीफ करते हैं तो वो यूजुअली किसी और ही चीज़ की बात कर रहे होते हैं, किसी एक चीज़ की तारीफ कर रहे होते हैं। मतलब कि हमारी पोएटेस का इंटेंशन यहाँ पर ये दिखाना है कि लोग नॉर्मली एक पर्टिकुलर चीज़ को ही सबसे अच्छा और सबसे इम्पॉर्टेंट समझते हैं और उसकी ही तारीफ करते रहते हैं। और फिर आगे हमारी पोएटेस बताती है, यहाँ पर जो गिफ्ट है, द गिफ्ट ऑफ लव एंड लॉयल्टी, उस लाइन में देखिएगा कि यहाँ पर जो गिफ्ट है उसका मतलब होता है जो अच्छी चीज़ें हमें मिलती है, और लव एंड लॉयल्टी का सिंपल मतलब है प्यार और वफादारी। जैसे कि दोस्त या फिर अपने लोग हमेशा हमारा साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, यानी कि हमारे साथ जो है वो लॉयल रहते हैं, उस तरीके से। तो पूरी लाइन का आइडिया ये है कि ये जो दुनिया के लोग हैं वो अक्सर प्यार और वफादारी से मिलने वाली खुशी को ही सपोर्ट करते हैं या फिर उसकी ही तारीफ करते हैं। यानी कि हमारी पोएटेस का इंटेंशन यहाँ पर ये दिखाना है कि हाँ, ये सब चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और लोग उनको स्पेशल समझते हैं। लेकिन पोएम में पोएटेस एक डिफरेंट पॉइंट दिखाना चाहती है कि उनकी लाइफ में सिर्फ प्यार और लॉयल्टी ही मोटिवेशन नहीं बने, बल्कि एक दुश्मन का चैलेंज भी उन्हें ग्रो करने में उतना ही या फिर उससे भी ज़्यादा पुश करता रहा। इसलिए वो दुनिया की नॉर्मल सोच से थोड़ा अलग आइडिया शेयर कर रही है कि आपके लिए भले ही लव एंड लॉयल्टी सब सारी चीज़ें करती होंगी या फिर आपको सपोर्ट करती होंगी, लेकिन मेरे लिए जो मेरा एनिमी है वो मुझे सबसे ज़्यादा पुश करता है या फिर सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन 2 लाइन्स में हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद की हमारी आखिरी कुछ 2 लाइन्स है, आई ले माई मीड ऑफ ग्रैटिट्यूड बिफोर दाई फीट माइन एनिमी। तो दोस्तों इस लाइन में हमारी जो सबसे पहली लाइन है, आई ले माई मीड ऑफ ग्रैटिट्यूड,
दोस्तों इस लाइन में हमारी पोएटेस अपनी थैंकफुलनेस को एक्सप्रेस कर रही है। यहाँ पर मीट जो है वो एक थोड़ा अनकॉमन वर्ड है। इसका मतलब होता है रिवॉर्ड या फिर गिफ्ट जो किसी को दिया जाता है। और ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है थैंकफुलनेस या फिर दिल से शुक्रिया फील करना बेसिकली। तो जब हमारी पोएटेस बोलती है आई ले माई मीड ऑफ ग्रैटिट्यूड, तो वो कह रही है कि मैं अपना थैंक यू एक गिफ्ट की तरह आपके सामने रख रही हूँ। मतलब वो अपनी फीलिंग्स को ऐसे ऐसे शो कर रही है जैसे कि किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए कोई गिफ्ट दिया जाता है, उस तरीके से। तो यहाँ पर हमारी पोएटेस का इंटेंशन ये दिखाना है कि उनका जो थैंक यू है वो नॉर्मल नहीं है, बल्कि वो उसे एक स्पेशल रिवॉर्ड की तरह, किसी गिफ्ट की तरह प्रेजेंट कर रही है, क्योंकि उनके हिसाब से उनके एनिमी ने इनडायरेक्टली उनके लाइफ को बेटर बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस एक लाइन में हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद है बिफोर दाई फीट माइन एनिमी। दोस्तों इस लाइन में हमारी पोएटेस क्लियरली बोल रही है कि ये जो थैंक यू है वो अपने एनिमी को यानी कि दुश्मन को देना चाहती है, उसके सामने रख रही है। दाए का मतलब होता है तुम्हारे, और बिफोर दाई फीट का मतलब होता है तुम्हारे सामने, तुम्हारे कदमों में या फिर तुम्हारे चरणों के पास रखना। ओके, जो कि एक सिंबल होता है रिस्पेक्ट देने का। ओके, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो अपने दोस्त को नहीं बल्कि एक दुश्मन को, अपने एनिमी को रिस्पेक्ट दे रही है। हमारी पोएटेस का इंटेंशन यहाँ पर यह है, यानी कि पोएम का मेन मैसेज क्लियर करना है हमारी पोएटेस का इंटेंशन, कि उनकी जो एनिमी की हेट थी, उनका जो इंसल्ट था, उनकी जो चैलेंज था, उसकी वजह से उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई और वो लाइफ में आगे बढ़ पाई। इसीलिए एंड में वो कह रही है कि मैं अपने दिल से थैंक यू तुम्हें ही देती हूँ, मेरे एनिमी यानी कि मेरे दुश्मन। मैं क्या कर रही हूँ कि ये जो मेरा थैंक यू है वो तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैं बेटर और स्ट्रॉन्ग बन पाई हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ ये जो पोएम है वो यहीं पर ख़त्म होती है। इस पोएम का ओवरऑल मैसेज ये है कि लाइफ में सिर्फ दोस्त ही नहीं, कभी कभी दुश्मन भी हमें आगे बढ़ने में हेल्प कर देते हैं। पोएटेस बताती है कि एनिमी की नफरत, मजाक और चैलेंज की वजह से उनके अंदर और मेहनत करने की स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई, और इसी पुश की वजह से वो अपनी लेजीनेस को छोड़कर लाइफ में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल बन पाई। ये जो पोएम है वो हमें ये भी समझाती है कि कभी कभी अपोजिशन और क्रिटिसिज्म भी इंसान को ग्रो करने में हेल्प करता है। इसलिए पोएटेस अपने एनिमी को थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसकी वजह से ही उन्हें बेटर बनने का मोटिवेशन मिला, मौका मिला। तो इस तरीके से हमारी इस पोएम में हमें समझाया गया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये जो पोएम है वो अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।